हेलो एवरीवन, सारथी आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में महान्यायवादी टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, महान्यायवादी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो महा और न्यायवादी। अब इसमें महा का मतलब होता है बड़ा, और न्यायवादी से अपन समझ सकते हैं कि यह न्यायालय कोर्ट से संबंधित है। तो सिंपल बात यह ध्यान रखनी है कि जो ये महान्यायवादी है, यह केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी होता है, या आम भाषा में हम लोग समझे तो केंद्र सरकार का वकील होता है महान्यायवादी। बात करें, यह एक पद, इसकी पद की स्थिति क्या है? यह एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद का मतलब होता है कि जिस पद का उल्लेख संविधान में हो वह संवैधानिक पद होता है। तो इसका संविधान के भाग 5 में उल्लेख है, संविधान के भाग 5 में, और अनुच्छेद इससे संबंधित रहेगा 76 अनुच्छेद रहेगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि महान्यायवादी केंद्र की कार्यपालिका का भाग होता है। जो केंद्र सरकार है, केंद्र में कार्यपालिका, केंद्र में कार्यपालिका का भाग होता है। पिछली क्लास में हमने कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था कि कार्यपालिका वह जो कानून का क्रियान्वयन करती है, कानून को लागू करती है, वह कार्यपालिका होती है। और इसमें कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी 4 पॉइंट इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है, साथ ही यह केंद्र में कार्यपालिका का भाग होता है, कार्यपालिका में शामिल होता है। महान्यायवादी का संविधान के भाग 5 में उल्लेख है, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है या महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। आगे हम लोग बात करें इसकी नियुक्ति, योग्यता, इसके बारे में, तो बहुत आसान है ये, आपको एक सीक्वेंस में ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे योग्यता की। जैसा कि आपको बताया कि ये केंद्र सरकार का वकील होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में वकील होता है ये केंद्र सरकार का। इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के योग्य हो। सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश या जज बनने के योग्य हो, बनने के योग्य हो। न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, न्यायाधीश बनने के योग्य हो, ये चीज ध्यान रखिएगा। न्यायाधीश बनने के योग्य हो, यह इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य हो, वह योग्यता महान्यायवादी में होनी चाहिए। बात करते हैं आगे नियुक्ति की। तो महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है, और आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं याद करने का। जो भी केंद्र में या बड़े जो संवैधानिक पद है केंद्र सरकार में, संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख है, उन सब की नियुक्ति साधारणतया राष्ट्रपति करते हैं। तो महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा। अब ये नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सिफारिश कौन करती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंग्लिश में बोलते हैं मंत्रिपरिषद को। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, ये चीज ध्यान रखनी है। यहां से एक क्वेश्चन क्लियर। बात करें शपथ की, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते, तो शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। महान्यायवादी को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। महान्यायवादी के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं, कोई कार्यकाल 1 साल या 2 साल नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति या केंद्र सरकार की इच्छा तक ये कार्य करेंगे, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। बात करें इस्तीफे की, तो महान्यायवादी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। देखिए यहां पे आपने गौर किया होगा, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, शपथ दिलाते हैं, इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देते हैं महान्यायवादी, और यहाँ पे कार्यकाल भी निश्चित नहीं है, वह भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। बात करें पद से हटाने का, तो महान्यायवादी को पद से हटाने का संविधान में या अनुच्छेद 76 में कोई उल्लेख नहीं है, पद से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। ये सीधा अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं, पद से हटाने का कोई प्रावधान नहीं, ये चीज ध्यान रखना है। ये सीधा राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं। साधारणतः क्या होता है, केंद्र में जब सरकार बदलती है तो महान्यायवादी स्वतः ही अपना इस्तीफा देते हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, और जब सरकार बदलती है तो जनरली नया महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। बात करें इनके वेतन की, तो इनका वेतन भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। महान्यायवादी का वेतन
राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। यहां से एक ट्रिकी क्वेश्चन रह सकता है स्टेट पीसीएस में कि महान्यायवादी का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन रहेगा संसद, ऑप्शन रहेगा केंद्र सरकार, ऑप्शन रहेगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन रहेगा राष्ट्रपति। तो महान्यायवादी का जो वेतन है वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। बात करें इसके अगले सेक्शन की, तो इसमें अब बात करेंगे हम लोग महान्यायवादी के कार्य की। कार्य में आपको सिंपल ध्यान रखना है कि भाई महान्यायवादी केंद्र सरकार का वकील होता है, तो ये इसका क्या कार्य रहेगा, विधिक या कानूनी मामला में केंद्र सरकार को सलाह देगा। जो केंद्र सरकार का वकील है तो कानूनी मामलों के संदर्भ में जो भी सिफारिशें या सलाह देने का कार्य महान्यायवादी का होता है। इसके अलावा वकील है केंद्र सरकार का, इसीलिए भारत के किसी भी न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या किसी अन्य न्यायालय में केंद्र सरकार अगर पक्षकार है तो केंद्र सरकार का पक्ष रखेगा, प्रतिनिधित्व करेगा महान्यायवादी। दूसरा कार्य ये। तीसरा क्या है कि अगर राष्ट्रपति कोई कार्य सौंप दे, राष्ट्रपति अगर महान्यायवादी को किसी लीगल विधिक मामले में अगर सलाह मांगे या कोई कार्य सौंपे तो वो भी कार्य महान्यायवादी को करना होता है। तो प्रमुख रूप से ये कार्य है महान्यायवादी के। बात करें आगे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 88, आर्टिकल 88। अब इसमें क्या है, इसमें दो के प्रावधान, एक तो महान्यायवादी और मंत्रियों के भी प्रावधान है। आर्टिकल 88 यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे पहला पॉइंट है इसमें कि संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है। ठीक है, पहली चीज ये ध्यान रखना है कि संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है। लोकसभा या राज्यसभा की कोई बैठक हो रही है तो उसमें महान्यायवादी भी भाग ले सकता है। दूसरा पॉइंट है संसद के किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है। जैसे लोकसभा में किसी मामले पर जवाब देना है तो महान्यायवादी भी उसमें संबोधित कर सकता है संसद को। तीसरा पॉइंट है कि संसद की किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। कोई विभागीय समिति है या विशेषाधिकार समिति है, उस समिति का भी महान्यायवादी सदस्य बन सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वो केवल महान्यायवादी के लिए कि संसद में मतदान का अधिकार नहीं है, यह चीज ध्यान रखना है। संसद में महान्यायवादी को मतदान का अधिकार नहीं है, वोट नहीं दे सकता किसी भी सदन में, क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं है। मंत्रियों के लिए भी यही प्रावधान है, लेकिन मंत्रियों के लिए ये संसद में मतदान का अधिकार है, लेकिन उसी सदन में जिसके सदस्य, अगर कोई मंत्री लोकसभा का सदस्य है तो वह केवल लोकसभा में वोट दे सकता है, राज्यसभा में नहीं दे सकता। ये ध्यान रखना है अपने को। तो यहां पर एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया था इससे संबंधित कि महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला उसमें स्टेटमेंट था ये कि संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है। दूसरा कथन यह था कि संसद के किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है। तीसरा ऑप्शन था संसद की किसी समिति का सदस्य बन सकता है। और चौथा ऑप्शन था संसद में मतदान कर सकता है। तो ऑप्शन 4 गलत था, क्योंकि संसद में महान्यायवादी मतदान करने का अधिकार नहीं रखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के सेगमेंट से। बात करें हम लोग आगे के सेक्शन की, तो इसमें लिमिटेशन क्या है महान्यायवादी की, महान्यायवादी की सीमाएं, जो अपने अभी तो हमने कार्य पढ़े क्या नहीं कर सकता उसकी बात करें तो महान्यायवादी केंद्र सरकार के विरुद्ध किसी भी मामले में सलाह या सुनवाई नहीं कर सकता। केंद्र सरकार का कोई मामला है, किसी भी सलाह नहीं दे सकता, उसकी तरफ से पेश नहीं हो सकता जो केंद्र सरकार के विरुद्ध है। ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है किसी आपराधिक मामले में बचाव नहीं कर सकता। जैसे महान्यायवादी है, अगर वह एक तरह का वकील ही होता है, एडवोकेट होता है, तो वह किसी आपराधिक मामले में किसी भी कोर्ट में पेश नहीं हो सकता बचाव पक्ष में। तो ये चीज आपराधिक मामले से संबंधित ध्यान रखना है। दीवानी मामलों में हो सकता है, अभी आप मामलों आगे डिस्कस करेंगे। केंद्र सरकार के मामलों में टिप्पणी नहीं कर सकता। केंद्र सरकार का कोई मामला है, जैसे केंद्र सरकार का वकील है तो किसी मामलों में दखल नहीं दे सकता, किसी मामले में टिप्पणी नहीं कर सकता। केंद्र की अनुमति के बिना कंपनी या परिषद में निदेशक नहीं बन सकता। किसी भी कंपनी में केंद्र सरकार की अनुमति के बिना वह ज्वाइन नहीं कर सकता है। यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है कि किसी आपराधिक मामले में बचाव नहीं। यहां पर आपराधिक मामलों में तो पेश नहीं हो सकता, लेकिन दीवानी मामलों में वह यह पेश हो सकता है किसी भी पक्ष की तरफ से, लेकिन वह केंद्र सरकार की अनुमति लेना चाहिए और केंद्र सरकार के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यही चीज है कि यह एक वकील केंद्र सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जब तक केंद्र सरकार रहती है तब तक यह अटॉर्नी जनरल अपने पद पर रहता है। एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना है, पूर्णकालिक वकील नहीं है और निजी प्रैक्टिस कर सकता है। मैंने आपको बताया दीवानी मामलों में केंद्र सरकार की अनुमति से किसी पक्ष की तरफ से पेश हो सकता है, लेकिन वह केंद्र सरकार के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यह चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे का पॉइंट हम बात करें तो भारत के पहले महान्यायवादी या पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो भारत के पहले महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़।
MC शीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी थे। अब बात करें भारत के वर्तमान महान्यायवादी की, तो वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी है आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी, इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया, जो कि इससे पहले महान्यायवादी थे। अभी वर्तमान में आर वेंकटरमणी है, और भारत के पहले जो महान्यायवादी थे वो थे MC शीतलवाड़। ये स्टेट पीसीएस के लिए फैक्चुअल फैक्ट एज ए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। आगे हम बात करें तो भारत में एक सॉलिसिटर जनरल पद भी आपने सुना होगा। तो सॉलिसिटर जनरल के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसे आम भाषा में भारत का महाधिवक्ता कहा जाता है। आम भाषा में भारत का महाधिवक्ता कहा जाता है, सॉलिसिटर जनरल होता है। देखिए सॉलिसिटर जो जनरल पद है यह एक विधिक पद है, यह ध्यान रखना हमने। विधिक पद मतलब यह विधि द्वारा स्थापित हुआ है। जैसे महान्यायवादी का पद एक संवैधानिक पद है, उसका संविधान में उल्लेख है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल या भारत का महाधिवक्ता का संविधान में उल्लेख नहीं है, यह कानून द्वारा स्थापित किया गया पद है। अब देखिए भारत में सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? भारत में सबसे बड़ा विधिक अधिकारी महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल है, और ये भी विधिक अधिकारी होते हैं, लेकिन यह महान्यायवादी के अधीन होते हैं। तो विधिक पद है, और इसमें दो तरह के पद होते हैं, एक तो सॉलिसिटर जनरल और एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में कई उच्च न्यायालयों में अपना पक्ष रखना होता है, तो महान्यायवादी अकेला इसमें पक्ष नहीं रख सकता, इसीलिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पद गठित किया गया कानून द्वारा, विधि द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर यह पद सृजित किया गया है। आगे हम बात करें इनकी नियुक्ति के बारे में। तो महान्यायवादी की नियुक्ति जिस तरह से राष्ट्रपति करता है, उसी तरह सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सेम प्रोसेस है, सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्री परिषद की जो समिति होती है, नियुक्ति अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, उसके द्वारा सिफारिश की जाती है और राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। इनका कार्यकाल भी निश्चित नहीं है, सेम महान्यायवादी की तरह इनका कार्यकाल भी निश्चित नहीं है, और यह अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देते हैं। यह अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देते हैं। सेम महान्यायवादी की तरह का प्रोसेस है एज इट इज। इनका कार्यकाल भी निश्चित नहीं है, नियुक्ति और इस्तीफा भी यह राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो आगे हम लोग फैक्ट की बात करें सॉरी, भारत के जो पहले सॉलिसिटर जनरल थे वो थे सीके दफ्तरी। सीके दफ्तरी भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल थे। जिस तरह भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? MC शीतलवाड़, उसी तरह सीके दफ्तरी भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल थे, और भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। इसके अलावा भारत में वर्तमान में 6 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी है, जिनका नाम याद रखने का आपको जरूरत नहीं है। ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, यह स्टेट पीसीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये जनरली यूपीएससी में फैक्चुअल क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज का टॉपिक यहाँ पूरा होता है महान्यायवादी से संबंधित। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा महान्यायवादी के अलावा हम लोग महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल पढ़ेंगे स्टेट के लिए, तो वो भी क्लास जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। थैंक यू एवरीवन।